अपना क्या बोलते हैं, वैल्यूएशन वेरिएशन वाला पार्ट तो कर रखा है आपने? हाँ सुभाष, तुमने किया हुआ है ये वैल्यूएशन वाला? देखो क्या होता है, जो एस्टिमेट बनता है हमारा, एस्टिमेशन के बाद हम लोग जो है बिल बिल जब बनाने जाते हैं, तो बिल जो बनता है वो आपका बीओक्यू के ऊपर बनता है, ठीक है ना। बीओक्यू क्या होता है? बिल ऑफ क्वांटिटीज होता है। जो भी आपकी ड्राइंग में जो है आपका आइटम रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जो है बिल बिलिंग के फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है ना। बिलिंग के फॉर्मेट में हम उसको बनाते हैं, ठीक। तो उसमें जो इनिशियल जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है आपका, इनिशियल पार्ट को बोलते हैं, उसमें आपका जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं, ठीक है। बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट होता है, और ये बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट देखो इस टाइप से होगा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। तो ये जो होता है, ये अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कितने पार्ट को हम लोग कहते हैं बीओक्यू। ये जो पार्ट है ना, जिसमें कि आपका सीरियल नंबर, आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, इतना जो होता है इसको कहते हैं बिलिंग, बीओक्यू, बिल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये आपको क्लाइंट क्या करता है ना, जो भी क्लाइंट है, वो आपको क्या करेगा, ये ब्लैंक देगा। मतलब इसमें क्या होगा, रेट और अमाउंट नहीं होंगे, इसमें केवल केवल क्या होगा, क्वांटिटी होगा। मतलब ये वाला पार्ट इसमें नहीं देगा वो आपको, ठीक है ना। इतना पार्ट नहीं देगा, ये ब्लैंक करके देगा, ना रेट डाल के देगा, ना आपको अमाउंट डाल के देगा, ठीक है। ये ब्लैंक करके वो दे देगा, खाली क्वांटिटी देगा, सॉरी, खाली यहाँ पर जो है क्वांटिटी देगा, और रेट और अमाउंट वो नहीं देगा, ठीक है। तो जो भी कॉन्ट्रैक्टर ये जैसे इस तरह से देगा, कितना देगा वो आपको, आइटम बता देगा कि आइटम एग्जीक्यूट क्या होना है, ठीक है। और आपको रेट खुद से ड्राइव करके, खुद रेट एनालिसिस करके, और वो अमाउंट निकाल के उसको देना होता है। तो इसको कहते हैं बीओक्यू। जब कॉन्ट्रैक्टर को बीओक्यू दिया जाता है, तो फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है अगेन पूरा का पूरा जो है ड्राइंग को स्टडी करता है, और उसमें से क्वांटिटी टेक ऑफ करता है, और बीओक्यू में इन करता है, मतलब पुट करता है, और उसके बाद उसको रेट डाल के, और आपको अमाउंट वो बता देता है कि इस आइटम का इतना अमाउंट मैं क्लेम कर रहा हूं, ठीक है। तो ये जो होता है ये बीओक्यू का पार्ट होता है, ठीक। अगर मान लो कॉन्ट्रैक्टर ने बिल बनाया है, जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बिल बनाया है, वो या बीओ सॉरी जिस कॉन्ट्रैक्टर ने बीओक्यू में कम रोड कोट किया है, या फिर जो क्लाइंट की नजरों में सही कॉन्ट्रैक्टर था, जिसको क्लाइंट ने सिलेक्ट किया है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो वो काम स्टार्ट करेगा। और जब वो काम स्टार्ट करेगा, तो वो क्या है, वो बिल जनरेट करेगा, मतलब हर महीने एक बिल सबमिट करेगा क्लाइंट को, ठीक है ना। बिल जब देगा, तो वो बीओक्यू के आगे ही क्या करता है, इस तरीके से मेंशन करता है, प्रीवियस मंथ, दिस मंथ और क्यूमुलेटिव, ठीक है। प्रीवियस, दिस और क्यूमुलेटिव, वो इस तरीके से सीट को प्रिपेयर करता है। मतलब क्या है कि प्रीवियस, पिछले महीने कितने काम हो गया, ये और कितने का हो गया, इस महीने मैं कितना क्लेम कर रहा हूं, और टोटल में आएगा प्रीवियस प्लस दिस बिल का अमाउंट, प्रीवियस प्लस दिस बिल का अमाउंट टोटल में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से और जब ये पूरी शीट बन जाती है, तो इसको कहते हैं हम लोग आरए बिल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? आरए बिल, रनिंग अब्स्ट्रैक्ट, रनिंग अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। रनिंग अब्स्ट्रैक्ट इसको हम लोग कहते हैं। अब जो भी आपके आइटम एग्जीक्यूट हुए हैं, वो जो है उन सबका आइटम को मिला के जो है आपका अमाउंट नीचे आएगा, ठीक है। बॉटम पे आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक। और ये अमाउंट जो है हम लोग क्या करेंगे, ये अमाउंट उठा के हम लोग क्या करेंगे, टैक्स इनवॉइस पे डाल देंगे। कहाँ डालेंगे? टैक्स इनवॉइस पे। कहाँ? टैक्स इनवॉइस पे, कि भैया जो है यहाँ पर डाल देंगे कि इसमें, जैसे यहाँ पर हमारा है, इसके अंदर टोटल जो है, टोटल अमाउंट कितना अब तक का क्लेम हो रखा है वो यहाँ पर मेंशन है। इतना जो है हमने कॉन्ट्रैक्ट जो है
इतना हमने क्लेम कर दिया है इस अब तक, टोटल प्रीवियस प्लस दिस बिल इक्वल टू क्यूमुलेटिव में हमने इतना क्लेम कर दिया है। तो वो यहाँ पर जो हमारी बिलिंग अब्स्ट्रैक्ट जो बिल स्टेटमेंट होती है उसमें रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है ना। ये अमाउंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने टोटल जो है काम कितने का कर दिया है, तो वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये देखो क्यूमुलेटिव करा बिल अमाउंट हो गया, और यहाँ पर जो है अब तक इसके अगेंस्ट में टोटल काम कितने का था, 2,85,31,000 का काम था, और इसके अगेंस्ट में इतना कितने का काम कर लिया, इसने किया काम अब तक टोटल 1,98,22,000 का काम ये कर चुका है। मतलब टोटल प्रीवियस प्लस दिस बिल, प्रीवियस में हो सकता है 4-5 बिल हो गए हो, और इस बिल में जितना भी उसने काम किया उसको मिला के जो है आज तक का इतना अमाउंट ये क्लेम कर रहा है, ठीक है, समझिए। तो इसको कहते हैं बिलिंग अब्स्ट्रैक्ट, ये होता है बिल अब्स्ट्रैक्ट। अब देखो बिल एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई जाके इन्वेंशन करना होता है किसी भी कंपनी में। हर कंपनी का बीओक्यू तो क्लाइंट देगा ही देगा आपको, बीओक्यू क्लाइंट देगा, उसमें आपको जो है उसका सॉफ्ट कॉपी भी वो प्रोवाइड करेगा, और उस सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपको प्रीवियस दिस बिल और क्यूमुलेटिव क्वांटिटी और अमाउंट इंसर्ट करना होता है। और उसके बाद आपको उसमें जो जो क्वांटिटी आप मेजरमेंट में क्लेम कर रहे हो, मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करते हो, मेजरमेंट शीट प्रिपेयर करने पे आपको जो है अमाउंट मिलता है, उसका बैकअप में क्वांटिटी मिल जाती है। उस क्वांटिटी को बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट में डालोगे, मल्टीप्लाई करोगे रेट से, तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। और वो अमाउंट जो है आप उठा के कहाँ डालोगे, टैक्स इनवॉइस के अंदर डालोगे। समझ रहे हो, आई समझ में ये बात, विकास आया समझ में क्या कह रहा हूं मैं, ठीक आ है। गया सर। मेजरमेंट शीट में क्या होता है, मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी होती है, मेजरमेंट शीट में क्वांटिटी होती है, जो भी आप क्वांटिटी क्लेम कर रहे हो, वो क्वांटिटी को जब आप एब्स्ट्रैक्ट के अंदर डालोगे और रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा। और वो अमाउंट जो क्लेम कर रहे हो टोटल, वो आप टैक्स इनवॉइस के अंदर डालोगे तो वो आपको टैक्स इनवॉइस अमाउंट बता देगा कि इस महीने आपने कितना अमाउंट क्लेम किया, ठीक है। अब ये टैक्स इनवॉइस जो है ये किस तरीके से बनती है वो हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल जो है यहाँ पर एक जो है हम लोग शीट प्रिपेयर कर रहे हैं, ये हमारी एक शीट है। अब जो है ये शीट में जो है यहाँ पे लिखा हुआ प्रोजेक्ट वैल्यू। मान लो कोई प्रोजेक्ट है जिसका कि प्रोजेक्ट वैल्यू मतलब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 10 लाख रुपए है, ठीक है। प्रोजेक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए है। तो प्रोजेक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए हो गया। वेरिएशन क्या होता है ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वेरिएशन प्लस और माइनस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे आगे। न्यू प्रोजेक्ट वैल्यू मतलब सम ऑफ दीज टू। अगर प्रोजेक्ट वेरिएशन प्लस में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, माइनस हो रहा है तो प्रोजेक्ट वैल्यू में से वेरिएशन अमाउंट माइनस हो जाएगा, तो आपको एक नई प्रोजेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। इस केस में कोई वेरिएशन नहीं है, इसलिए इसका अमाउंट सेम आया है, ठीक है, ये अमाउंट सेम आया है। उसके बाद ग्रॉस वर्क डन मतलब पहले महीने क्यूमुलेटिव अमाउंट, क्यूमुलेटिव जो काम किया उसने, वो काम किया 3 लाख का, इस महीने 3 लाख का काम कर दिया। तो इस 3 लाख में से जो है हम लोग 10% मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवर कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से। क्योंकि मोबिलाइजेशन एडवांस क्या होता है पता होगा आपको, मोबिलाइजेशन एडवांस वो अमाउंट होता है जो हम कॉन्ट्रैक्टर को काम शुरू करने के लिए देते हैं। भाई जब हम कॉन्ट्रैक्टर को सेलेक्ट करते हैं तो उसको कुछ अमाउंट हम लोग देते हैं कि भैया तू मशीन ले ले, तू लेबर ले आ, तू मटेरियल परचेज कर ले, लेबर हार्ट कैंप बना ले, ऑफिस बना ले, तो इसके लिए जो है इंजीनियर हायर कर ले, तो उसके लिए जो है हम उसको कुछ अमाउंट प्रोवाइड करते हैं, और उस अमाउंट को बोला जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस। और वो मोबिलाइजेशन एडवांस जो है हर बिल में से, हर बिल में से नहीं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे सेकंड और थर्ड आरए में से डिडक्ट होता है, सेकंड और थर्ड आरए से डिडक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि किस बिल में से आपको कितना काटना है, उसके हिसाब से हम लोग रिकवर करेंगे। तो इतना पता होना चाहिए कि मोबिलाइजेशन एडवांस जो है जनरली 10% काटते हैं हम लोग हर बिल में से, हर बिल में से नहीं, इसकी एक परसेंटेज निकाली जाती है। वो परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो हम आगे मोबिलाइजेशन एडवांस की सीट जब हम डिस्कस करेंगे उसमें बताएंगे, ठीक है। तो सपोज कर रहे हैं कि हमारे हिसाब से 10% मोबिलाइजेशन एडवांस हमें हर बिल में से काटना है कॉन्ट्रैक्टर के, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000 रुपए। और रिटेंशन अमाउंट क्या होता है, रिटेंशन अमाउंट इज द अमाउंट विच वी होल्ड फॉर सिक्योरिटी। कॉन्ट्रैक्टर काम सही कर रहा है नहीं कर रहा है, क्वालिटी के साथ कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हम उसका कुछ पैसा अपने पास रोकते हैं। और ये स्टैंडर्ड है जनरली 5%, 99% केसेस में 5% रिटेंशन अमाउंट डिडक्ट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर ईच आर ए बिल, ठीक है। तो 5%
जो है 3 लाख का कितना हो गया, 15,000 रुपये हो गया। और अब तक ये फर्स्ट बिल है, इसलिए प्रीवियस बिल में जीरो वैल्यू है। तो इन सबको डिडक्ट कर देंगे 3 लाख में से। ठीक है, 3 लाख में से 30,000 और 15,000 माइनस कर दो। तो आपका अमाउंट जो हमने कॉन्ट्रैक्टर को पे करना है आफ्टर डिडक्शंस, दैट इज 2,55,000 रुपीज। तो 2,55,000 रुपये हम कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देंगे फर्स्ट बिल के अगेंस्ट, 3 लाख के अगेंस्ट में। 3 लाख का बिल उसने रेज किया, उसमें से हमने उसको पे कितना किया, 2,55,000 रुपये। ठीक है, उसके बाद सेकंड बिल उसका आया। तो सेकंड बिल में 3 लाख रुपए पिछले बिल के, और इस बिल में 4 लाख रुपए का उसने काम करके टोटल मिला के कितना अमाउंट हो गया, 7 लाख रुपए। तो 7 लाख रुपए का बिल उसने जनरेट किया, जिसमें से हमने 10% मोबिलाइजेशन एडवांस रिकवर किया, दैट इज 70,000 रुपए। 35,000 जो है 1,000 रुपए हमारा रिटेंशन अमाउंट का था, क्योंकि 5% ऑफ 7 लाख रुपीज इज 35,000। और प्रीवियसली हम पेड कितना कर चुके थे उसको, आफ्टर ऑल डिडक्शन 2,55,000 रुपए। तो 7 लाख में से जब आप ये सारा माइनस करोगे, तो हम उसको 3,40,000 रुपए इस बिल में भी पे कर देंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड आर ए बिल, तीसरे महीने जब वो बिल लेके आया, उसने कहा सर जी मैंने 10 लाख का काम कर दिया। तो हम उसको उसका जो है 10 लाख में से एक 10% जो है मोबिलाइजेशन एडवांस कट कर देंगे, 50,000 रुपए रिटेंशन अमाउंट कट कर देंगे। प्रीवियस पेड अमाउंट हमारा कितना हो चुका है, इन दोनों का सम, इन दोनों को मिलाएंगे तो 5,95,000 रुपए हम उसको पे कर चुके हैं आफ्टर ऑल डिडक्शंस। और कितना पे करना है इस बिल में, हमें 2,55,000 रुपए हम उसको पे कर देंगे। ठीक है, इस बिल में भी 10 लाख के अगेंस्ट में हम उसको 2,55,000 रुपए पे कर देंगे। मतलब इस बिल में उसने काम कितने का किया था, जनरली 3 लाख का। 7 लाख तो पहले सेकंड बिल तक कर चुका था, 3 लाख का इस बिल में भी किया, तो टोटल मिला के हो गया 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख में से हमने 2,55,000 रुपए उसको पे कर दिए। अब क्या होता है, अब वो एक बिल सबमिट करता है, दैट इज वी कॉल्ड पेनल्टीमेट बिल या प्री फाइनल बिल। पेनल्टीमेट बिल भी बोलते हैं या प्री फाइनल बिल भी बोलते हैं। ठीक है ना, ये बिल क्या है कि जैसे क्या होता है कि आप जो है जब बिल प्री फाइनल बिल जब कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है ना, तो उस टाइम पे उसकी जो मैक्सिमम मैन पावर है वो बाहर निकल जाएगी। उसके दो चार इंजीनियर, एक आधा इंजीनियर रह जाएगा, दो चार उसके मिस्त्री फोरमैन वगैरह रह जाएंगे, जो कि 1 साल तक उस साइड के ऊपर साइट को देखेंगे। क्यों, क्योंकि उसका वारंटी पीरियड चालू हो चुका है। ठीक है ना, जैसे ही वो पेनल्टीमेट बिल आपका पास होता है, प्री फाइनल बिल पास होता है, तो आप उसको एक देते हो वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या देते हैं, वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आप उसको प्रोवाइड करते हो। वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि आज के बाद कॉन्ट्रैक्टर की मैक्सिमम मैन पावर जो है वो साइट से आउट हो जाएगी। अब उसका मेंटेनेंस पीरियड चालू हो चुका है। मान लो सपोज करो कि आपने एक मोबाइल फोन लेने के लिए गए, मोबाइल फोन की शॉप पे थे आप। जब तक आपने बिल पेमेंट नहीं किया था, उस टाइम तक अगर आपके हाथ से मोबाइल फोन छूट के गिर भी जाए, या मोबाइल जो दिखा रहा है उसके हाथ से गिर भी जाए, तो क्या वो आपसे पैसा ले सकता है? नहीं ले सकता ना, क्योंकि आपने कोई पेमेंट तो दिया नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने पेमेंट किया और आपके हाथ से या आपके फ्रेंड के हाथ से वो मोबाइल फोन नीचे गिर गया, तो वो क्या कहेगा छूटते ही कि भैया अब जो है इसको सर्विस सेंटर ले जाओ तुम। ठीक है, इसके बदले तुम्हें नया फोन देने से रहा, इसको सर्विस सेंटर ले जाओ, ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वारंटी में है, ये वारंटी पीरियड के अंदर है, वहां सही हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर क्या होता है, जब आप प्री फाइनल बिल दे देते हो क्लाइंट को, और ये एश्योर्ड करते हो कि सर अब मेरा जो है मैक्स 99% काम हो चुका है, अब केवल मेंटेनेंस का काम रह जाएगा, जहां पर हम इसको बोलते हैं टीएलपी पीरियड चालू हो जाता है। मतलब जैसे ही थ्री जैसे ही आपका जैसे ही आपका प्री फाइनल बिल पास हो जाएगा, आपको एक आपको एक वर्चुअल कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा क्लाइंट के द्वारा। ठीक है, और इस प्री फाइनल बिल के साथ में आपको क्या क्या अटैच करना होता है, बिल पास कराने के लिए आपको अटैच करना होता है एज बिल ड्राइंग। अब ये एज बिल ड्राइंग और वारंटी कार्ड्स क्या होते हैं, एज बिल ड्राइंग मालूम है सुभाष क्या होता है? मालूम है एज बिल ड्राइंग क्या होता है? नहीं सर। देखो क्या होता है कि अगर हमारा सपोज करते हैं कि हमारा एक कोई प्रोजेक्ट है, जब आप काम कर रहे थे, जब आप कोई भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे, तो सपोज करो कि ये एक यहाँ पर आपका जो है
ये नया टूल बार आ गया, कैसे होगा इसमें? इसमें टूल बार में कहाँ चला गया? एक सेकंड। ये सपोज करो कि कि आपकी दीवार है, ठीक है, ये आपकी एक वॉल है, जिसमें कि आपने जब जब सपोज करा कि हमारा जब कंस्ट्रक्शन जो ड्राइंग थी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग जो थी, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग, वो ड्राइंग में यहाँ पर बिजली की लाइन दिखा रहा था कि बिजली की लाइन जो है ग्राउंड से 2 मीटर की हाइट पे है, 2 मीटर की हाइट पे है। और यहाँ पर आपका एक स्विच और सॉकेट है, यहाँ पर जो है आपका एक स्विच और सॉकेट है, ठीक है। बट ड्यू टू साइट सर्कमस्टांसेस क्या हुआ कि हमारी जो है वो जो लाइन थी, वो बिजली की जो लाइन थी वो हमने शिफ्ट करनी पड़ गई, हमें शिफ्ट करनी पड़ गई। और हमें जो है इसको यहाँ पर जो है बनाना पड़ गया, हमें शिफ्ट करना पड़ गया। और हमने यहाँ पर ये बोर्ड जो है यहाँ पर लगा दिया। अब देखो, इतने से के लिए क्या कॉन्ट्रैक्टर क्लेम करेगा पैसा? 100 150 मीटर, मतलब 1 फुट भी तार उसका ज्यादा नहीं लगा और 1 फुट भी कंडूट ज्यादा नहीं लगी, क्या इसके लिए वो क्लेम करेगा? हाँ या ना? नो सर। इतना माइनर सा है, माइनर के लिए कई बार भी छोड़ो यार, क्या करना है, इसको क्लेम कर देते हैं, साइड पे कर देते हैं। हो जाता है, बहुत बारी हो जाता है इस चीजें साइड पे, ठीक है। क्योंकि बॉक्स भी लगना ही था, तो बॉक्स उसने उठा के यहाँ डाल दिया, यार क्या गया, 1 फुट तार ही तो गया, 1 फुट तार लगा, बाकी कुछ नहीं। या हमने जो है ऐसे इसको जो है ऐसे ना करके, ये हमारा जो है इस तरीके से हो गया, सपोज करते हैं ऐसे, ये ऐसे ले जाके उसने ऐसे ले गया, और जो है फिर इसको जो है यहां से इसने ऐसे मोड़ के, और इस कंडीशन पे उसने यहाँ पर फिक्स कर दिया बॉक्स को, यहाँ पर फिक्स कर दिया, ठीक है। इस तरीके से वो ले आया, यहाँ पे उसने बॉक्स को फिक्स कर दिया, ऐसे मोड़ के एल बना के वो ले आया, उसी जगह पे थोड़ा सा आगे पीछे करके एक आधा 100 150 में इधर उधर करके उसने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। क्योंकि उसको प्रोजेक्ट मैनेजर ने कहा था, उसने कहा थोड़ा सा मैं ऐसे ही कर दूंगा इसको, कर दिया उसने, चला गया, चला गया। कॉन्ट्रैक्ट ऐसे था, कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग में ये ऐसे था। कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग समझते हो ना, जो टेंडर के साथ ड्राइंग मिलती है, या कंस्ट्रक्शन ड्राइंग जो होती है, जीएफसी ड्राइंग जो होती है, जीएफसी ड्राइंग में ये ऐसे ही था, उसने चेंज ही नहीं किया जीएफसी ड्राइंग में। तो जब प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है और किसी को हैंड ओवर हो जाता है, किसी दूसरे नए बंदे को हैंड ओवर, मतलब किसी फ्लैट है, मालिक को हैंड ओवर हो गया, मालिक को हैंड ओवर हो गया, और मालिक जब आया उसने क्या किया, उसने देखा ड्राइंग में, तो ड्राइंग में ये ऐसे दिखा रहा था, ड्राइंग में ये ऐसे दिखा रहा था, नीचे से 2 मीटर छोड़ के। उसने क्या किया, उसको कुछ लगाना था, यहाँ पे फिक्स कर रहा था, उसने लिया छेड़ी हथौड़ा और दे दड़ा यहाँ पर मारना शुरू कर दिया। पता चला पीछे से कंड्यूट थी, कंड्यूट थी, तार थी जा रही थी। क्योंकि वो तो यही सोच रहा है कि यहाँ से तार जा रही है, उसको क्या मालूम कि ये साइड में चेंज हो गया है, ऐसे हो गया है। तार लगा दी, उसको करंट झटका लग गया, हो गया बंदा खत्म। अब जब इंस्पेक्शन हुआ, ऑडिट हुआ, तो पता चला कि भैया ये तार तो ऐसे लगी हुई थी, बट ड्राइंग में दिखा रहा था ऐसे। तो ये किसके जिम्मे गिर गया, ये किसके जिम्मे गिर गया सारा? ये सारा का सारा गिर गया कॉन्ट्रैक्टर के जिम्मे, या जो मेंटेनेंस टीम है, जो ऑनर है बिल्डिंग का, उसके जिम्मे, उसके जिम्मे गिर गया। अब उसको मुआवजा देना पड़ेगा, क्योंकि उसकी गलती की वजह से ये सारा कांड हुआ। तो जो ड्राइंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, दैट वी कॉल्ड एज बिल्ड ड्राइंग। एज बिल्ड मतलब जैसा है आज की डेट में, फिनिशिंग के बाद वो ड्राइंग कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करता है। इसको एज बिल्ड ड्राइंग भी बोलते हैं और इसको शॉप ड्राइंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर ऑलवेज हैव टू सबमिट एज बिल्ड ड्राइंग और शॉप ड्राइंग विद प्री फाइनल बिल। समझ गए? तो इतनी इंपॉर्टेंस है एज बिल्ड ड्राइंग की। तो कॉन्ट्रैक्टर जब बिल सबमिट करेगा, उसके साथ में एज बिल्ड ड्राइंग भी देगा और वारंटी कार्ड्स भी देगा। वारंटी कार्ड क्यों देगा?
कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं हमारी साइड पे, मान लो नलका लगा रखा है अच्छी कंपनी का, फ्रिज लगा रखा है, टीवी लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा रखे हैं, वाटर प्रूफिंग कर रखा है। तो क्या हुआ कि उसने अगर वारंटी कार्ड नहीं दिया, सबमिट किया क्लाइंट को, और पीछे से कोई खराबी आ गई आफ्टर हैंडिंग ओवर, तो क्या होगा? कोई भी कंपनी उसको सही नहीं करेगा। ठीक है। तो इसके लिए जो भी ऐसे आइटम्स हैं, वो उसके वारंटी कार्ड्स क्या है, कॉन्ट्रैक्टर सबमिट करेगा विद प्री फाइनल बिल। ठीक है। और जैसे ही उसका प्री फाइनल बिल सर्टिफाई हो जाएगा, उसका 365 डेज का डीएलपी पीरियड चालू हो जाएगा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। जैसे ही आपने मोबाइल फोन लिया, मोबाइल फोन का बिल का रसीद कटवाया, वैसे ही आपका मेंटेनेंस, आपका वारंटी पीरियड चालू हो गया। वैसे ही कंस्ट्रक्शन के अंदर जैसे ही आपका प्री फाइनल बिल अप्रूव हुआ, आपका डीएलपी पीरियड चालू हो गया। तब आपके केवल दो चार इंजीनियर, एक आधा इंजीनियर रह जाएगा, लेबर रह जाएगी, जो कि छुटपुट काम करेगी, कहीं पे पेंट छूट रहा है, कहीं पे टाइल टूट रही है, या कहीं पे बिजली का कोई सॉकेट खराब हो रहा है, उसको मेंटेनेंस, एक साल तक वो मेंटेनेंस पीरियड के अंदर जाएगा। इसको कहते हैं हम लोग डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। समझ गए? आया भाई समझ में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। तो ये डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड आपका चालू हुआ था 365 डेज का। तो जब आप प्री फाइनल बिल सबमिट करते हो, तो यहां पे लिखोगे क्या चीज? प्रोजेक्ट वैल्यू, वेरिएशन जीरो, न्यू प्रोजेक्ट वैल्यू भी 10 लाख, काम कितने का कर चुके हो? 10 लाख का। प्रीवियस पेड अमाउंट, प्रीवियस पेड अमाउंट मतलब इन तीनों का सम आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल अमाउंट इज 8,50,000 रुपीज। तो 8,50,000 रुपए क्लाइंट अब तक आपको पे कर चुका था। आपका नेट पेबल अमाउंट कितना बचा था? 10 लाख में से 1.5 लाख रुपया काटने के बाद। ठीक है, 10 लाख रुपए जो है काट दिया, 8,50,000, 10 लाख में से 8,50,000 रुपए कट गए, तो मतलब 1,50,000 रुपए बैलेंस है आपका क्लाइंट के पास। इस 1.5 लाख रुपए का 5% आप रिटेंशन अमाउंट रोक लोगे, क्योंकि क्या पता कॉन्ट्रैक्टर जो है डीएलपी पीरियड पूरा ना करे तो वो भाग जाए, कहेगा छोड़ो यार, 7,500 रुपए जाने दो, 7,500 रुपए के लिए मैं एक यहाँ पर इतना सरदर्दी कौन ले रहा है? और बहुत 90% कॉन्ट्रैक्टर ऐसे हैं जो कि डीएलपी पीरियड करते ही नहीं है। जैसे ही मोटा मोटा काम हुआ वो छोड़ के भाग जाते हैं, कोई सर्टिफिकेट लेते ही नहीं है। ठीक है। तो इसलिए क्लाइंट क्या करता है, उसको कुछ पैसा अपने पास होल्ड करके रखता है ताकि वो डीएलपी पीरियड को भी पूरा करे। तो अब इसको माइनस करने के बाद 1,42,000 रुपये कॉन्ट्रैक्टर को पे कर देगा क्लाइंट। ठीक है। और एक साल होने के बाद आफ्टर 365 डेज, आफ्टर 365 डेज जो है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? फाइनल बिल सबमिट करेगा। क्या करेगा? फाइनल बिल सबमिट करेगा। उसमें लिखेगा 10 लाख रुपए का काम था, प्रोजेक्ट वैल्यू आफ्टर वेरिएशन जो है 10 लाख रुपए ही रही, कोई वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ग्रॉस वर्क डन 10 लाख रुपए का काम किया, पे कितना कर चुके थे अब तक क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर को हम लोग? 9,92,500 रुपए। और जो 7,500 रुपए उसका रिटेंशन अमाउंट था, 365वें दिन उसको हम पे कर देंगे। आया समझ में? आया? जी सर। हाँ। सुधीर, ये सुभाष तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ है यार? सुधीर, ये सर। तुम्हारा कैमरा क्यों ऑफ करा करो? हाँ सर, क्या अब हुआ? आऊंगा, पता नहीं चला। ये लेट सर। क्यों ज्वाइन किया? जी। सर, क्या सर? मैं कहा लेट क्यों ज्वाइन किया? सर मेरे पे 8:30 था टाइम। 8:30। अरे भाई, तो 8 बजे क्लास होती है, वो आगे का टाइम वो हो गया होगा ना उसमें। तुम्हें पता है 8 बजे क्लास हो जाती है, 8:05 में लिंक भेजा था, थोड़ा 5 मिनट लेट हो गया था, तो 8:30 नहीं भैया, जैसे लिंक आता ज्वाइन कर लिया करो, क्यों इतना रेट करते हो? ज्वाइन कर लिया करो जैसे ही लिंक आता है। ठीक है। तो ये जो है, ये इस तरीकों के कहते हैं हम लोग, क्या इसको कहते हैं? वैल्यूएशन, या टैक्स इनवॉइस भी कहते हैं इसको, टैक्स इनवॉइस भी इसको कहते हैं। अब टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट कैसा होता है। जो ये अमाउंट है, ये इस तरीके से टैक्स इनवॉइस बनाई जाती है। ठीक है। टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट ये होता है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो है, यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, डिटेल रहेगा। ठीक है। ये टैक्स इनवॉइस का फॉर्मेट है। यहाँ पर उसका नाम रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर का अमाउंट रहेगा, यहाँ पर साइट एड्रेस रहेगा और साइट का लोकेशन रहेगा। यहाँ पर बिल टू मतलब क्लाइंट, किस को आप ये बिल सबमिट कर रहे हो? बिल टू मतलब कॉन्ट्रैक्टर, किसको आप ये बिल टू मतलब क्लाइंट कौन है, उसका एड्रेस रहेगा यहाँ पर। बिल टू में क्लाइंट का एड्रेस रहेगा।
ठीक है। यहाँ पर रहेगा जीएसटी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, पैन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, सैक कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, और प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, कहाँ से, मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कॉन्ट्रैक्टर कहाँ से बिलोंग कर रहा है। प्लेस ऑफ सर्विस मतलब कहाँ पर वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कंस्ट्रक्शन साइट कहाँ पर है वो रहेगा। आरए बिल नंबर रहेगा, बिल डेट रहेगी, बिल पीरियड रहेगा। बिल पीरियड मतलब कौन से मंथ का है या कितने से कितनी तारीख तक का वो इसको क्लेम कर रहा है। टैक्स इनवॉइस नंबर, अभी टैक्स इनवॉइस नंबर क्या होता है, जब आप किसी भी टैक्स को सबमिट करते हो तो आपको एक टैक्स सर्टिफिकेट मिलता है, वो टैक्स सर्टिफिकेट यहाँ पर आप डालते हो। इनवॉइस डेट मतलब कब आपने बिल जो है सबमिट किया, किस डेट को आपने जनरेट किया, वो रहेगा। बिल टू मतलब किसके नाम पे था, कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट कौन था, प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ उसका वैल्यू रहेगा, उसका डेट रहेगा, डिटेल रहेगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट रेफरेंस रहेगा। वर्क डब्ल्यूसी अगर पॉलिसी है, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी वगैरह है तो उसकी डिटेल यहाँ पे रहेगी। टैक्स इनवॉइस नंबर, यहाँ टैक्स इनवॉइस की डिटेल यहाँ पे रहेगा कि ग्रॉस वर्क डन जो है कितना हो चुका है अब तक और क्यूमुलेटिव कितना है। डिडक्शंस कोई है तो वो यहाँ पर रहेंगी। नेटवर्क कितना हो गया वो यहाँ पर रहेगा। रिलीज एडवॉक क्या होता है, एडवॉक इज एडवांस पेमेंट, वो यहाँ पर रहेगा। जीएसटी वगैरह कितना काट रहे हो आप, वो यहाँ पर रहेगा। कोई अदर डिडक्शंस हैं तो वो यहाँ पे मेंशन होगी। टीडीएस वगैरह है तो वो यहाँ पे मेंशन होगा। और नेट पेबल अमाउंट जो है वो कितना रहेगा वो यहाँ पर mention। इसको कहते हैं हम लोग क्या, टैक्स इनवॉइस। अब देखो क्या होता है, टैक्स इनवॉइस भी दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोफोर्मा इनवॉइस और एक होती है टैक्स इनवॉइस। जब आप कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जब बिल बनाता है ना, इस महीने का सपोज करो मैंने आज बिल बना दिया और मैं क्लाइंट को दूं, ऐसा तो नहीं है कि जितने का मैंने बिल बनाया उतना ही कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट जो है पास कर देगा, ऐसा तो नहीं होता है। भाई क्लाइंट के पास जाएगा तो वो कुछ ना कुछ पैसा उसमें से काटेगा। तो जो हम बिल सबमिट करते हुए टैक्स इनवॉइस देते हैं ना, उसमें यहाँ पर टैक्स नंबर नहीं डालते हैं, उसमें यहाँ पर टैक्स नंबर नहीं डालते, यहाँ ऊपर लिख देते हैं परफॉर्मा इनवॉइस। क्या लिख देते हैं, प्रोफॉर्मा इनवॉइस लिख देते हैं। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस मतलब जस्ट फॉर रिव्यू, उसमें टैक्स बाकी सारी इंफॉर्मेशन होंगी बट ये मेंशन नहीं होगा, टैक्स नंबर मेंशन नहीं होगा। ठीक है। विदाउट टैक्स नंबर जो हम लोग टैक्स इनवॉइस सबमिट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोफॉर्मा इनवॉइस। और जब क्लाइंट उस बिल को रिव्यू करके, मान लो सपोज करो आपने 50 लाख का बिल भेजा क्लाइंट के पास चेक करने के लिए और क्लाइंट ने काट पीट के 45 लाख रुपए कर दिया, अगर आप पहले ही टैक्स नंबर डाल देते, मतलब टैक्स का 50 लाख का बिल, 50 लाख का जो टैक्स बनता है वो पे कर देते, तो जब क्लाइंट उसको चेक करके 45 लाख करता तो आपको 5 लाख रुपए पे टैक्स आपने ज्यादा पे कर दिया। तो वो ज्यादा पे ना हो इसके लिए हम उसको परफॉर्मा इनवॉइस सबमिट करते हैं। और जब क्लाइंट अमाउंट फ्रीज करके आपको वापस दे देता है तब आप उस फ्रीज अमाउंट का टैक्स भरते हो और ये यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नंबर पे मेंशन करके फिर से क्लाइंट को सबमिट करते हो पूरा का पूरा बिल जो रिव्यू के लिए आपने भेजा, दैट दैट वी कॉल्ड परफॉर्मा इनवॉइस। और जब बिल सर्टिफाई होने के बाद अमाउंट जब पे करके आप टैक्स इनवॉइस को जनरेट करते हो देन वी कॉल दिस टैक्स इनवॉइस। ठीक है, समझ गए परफॉर्मा इनवॉइस और टैक्स इनवॉइस में डिफरेंस। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक, तो ये होती है आपकी टैक्स इनवॉइस। अब इसके बाद आती है बारी, या इतना समझ में आ गया भाई क्या होता है बिल, टैक्स इनवॉइस किसको कहते हैं, ये समझ में आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा क्या होता है, एक होता है वेरिएशन। सर पहले ये समझ लेते हैं इसका, हाँ बोलो। जो बीओक्यू है वो उसी टाइम पे रेडी हो जाता है जिस टाइम टोटल एस्टिमेट बनाते हैं, सारी क्वांटिटीज निकाल ली। क्योंकि तो जब एस्टिमेट बनता है प्रोजेक्ट का तभी प्रिपेयर हो जाता है बीओक्यू। बिना बीओक्यू के तो आप अच्छा सर, वर्क ऑर्डर दे ही नहीं सकते ना। ठीक है सर। अब जो बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट और बीओक्यू है दोनों एक ही चीज है, किसी टर्म पे डिफर करती हैं दोनों चीजें? भाई मैंने बताया ना एक ही है, मैंने इतनी देर से समझा रहा हूँ। बीओक्यू के आगे जब आप प्रीवियस बिल और दिस बिल की क्वांटिटी डालना स्टार्ट करते हो दैट इज कॉल्ड बिल एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है सर। उसी के आगे लिखेंगे ना, बीओक्यू के आगे ही प्रीवियस और दिस बिल क्यूमुलेटिव की अमाउंट डालोगे तो वो आपका बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है। ठीक है सर। अब यहां पर क्या है, देखो यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस्केलेशन। एस्केलेशन क्या होता है, चेंज इन रेट्स। चेंज इन रेट्स, मान लो दो, अब क्या होता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज जो रेट है वो आज से 5 साल के बाद भी रहेंगे, 2 साल के बाद भी रहेंगे। मटेरियल के रेट बढ़ते हैं, लेबर के रेट बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो चेंज इन रेट्स होता है ना बिटवीन द पीरियड, उसको हम लोग कहते हैं एस्केलेशन। क्योंकि जब हम काम लेते हैं
काम लेते हुए हम जो कोट करते हैं, रेट एनालिसिस इसीलिए किया जाता है कि आप क्लाइंट को बताते हो सर मैंने सीमेंट का ये रेट पकड़ा, या क्लाइंट आपको बताएगा भैया सीमेंट का रेट 300 रुपए बैग पकड़, उसके हिसाब से अपना रेट एनालिसिस करके दे, स्टील का रेट ये ले और इसके हिसाब से रेट एनालिसिस करके दे। ठीक है, तो जब, क्योंकि स्टील और सीमेंट दो ऐसे आइटम है जिनका की 60 to 70% कॉस्ट इंपैक्ट करता है आपकी प्रोजेक्ट वैल्यू को। सबसे ज्यादा जो कॉस्टली आइटम है, जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट में सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है, 60 to 70% ऑफ द प्रोजेक्ट वैल्यू स्टील और सीमेंट ही खाए जाते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट आपको बताता है कि भैया ये रेट पकड़ना है, या आप क्लाइंट को बताते हो सर मैंने ये रेट कंसिडर किया, मैं इस रेट पे फाइनल कर रहे हैं, मतलब म्यूचुअली एग्रीड हो जाते हो कि भैया अगले जब तक प्रोजेक्ट रहेगा तब तक ये रेट रहेगा। लेकिन कल की डेट में अगर उसका रेट कम और ज्यादा होता है तो आप उससे क्लाइंट को, ज्यादा हो गया तो कोट करोगे और कम हो गया तो कम करोगे अपने बिल में से, उस उतने अमाउंट का कम कर दोगे, तो इसको कहते हैं एस्केलेशन। ठीक है, तो एस्केलेशन मींस क्या है, चेंज इन रेट्स। मान लो स्टील बैग्स में आता है 10,000 क्वांटिटी, 2022 में 290 बैग्स हमने परचेज किए, सॉरी 290 रुपए रेट था, 2023 में 320 रुपए, डिफरेंस कितने का है, 30 रुपए का। तो मतलब टोटल बैग्स पे कितना डिफरेंस आ गया, 3 लाख रुपए का। ऐसे स्टील में जो है डिफरेंस आया 5 रुपए का, टाइल्स में डिफरेंस आया 100 रुपए का। टोटल मिला के जो हमारा प्रोजेक्ट वैल्यू में डिफरेंस क्या आया, 9 लाख रुपए का डिफरेंस आ गया। मतलब क्लाइंट आपको इतना पैसा एक्स्ट्रा पे करेगा, समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वैल्यू से बढ़ गया। ये एक्स्ट्रा आपको अपनी, जब भाई काम तो क्लाइंट का हो रहा है, आप अपनी जेब से बढ़े हुए रेट पे क्यों दोगे? आप तो कहोगे सर जी उस टाइम तो ये रेट था, मैं क्यों दूं बढ़ा हुआ रेट, मैं तो नहीं देता, मैं काम छोड़ दूंगा, मैं अपनी जेब से पैसा क्यों लगाऊं? इसके लिए क्लाइंट आपको कहता है भैया तुम एस्केलेशन बताओ। और ये ऐसा नहीं है कि 5 पैसे 10 पैसे रेट बढ़ रहा तो उस पर क्लेम करोगे। जब ज्यादा रेट एस्केलेट होता है, एक परसेंटेज +- 10% ऑफ द जो आपका रेट है उससे बढ़ेगा, कम ज्यादा होगा, तब आप क्लेम करते हो। ठीक है, 2%, 4%, 1% बढ़ने पे नहीं। डीजल ऐसा आइटम है जिसमें कि बहुत ज्यादा रेट जो है फ्लक्चुएट होता है डे बेसिस पे, उसका हम लोग एस्केलेशन करते हैं डेली बेसिस पे, क्योंकि वो हजारों लीटर में कंज्यूम होता है कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर। ठीक है, तो डीजल एक ऐसा एस्केलेशन है जिसको हम लोग करते हैं। मटेरियल का भी एस्केलेशन होता है, लेबर का भी एस्केलेशन बनता है, बट इसी तरीके से बनता है। ठीक है, 2 पैसा 5 पैसे वाला आइटम हम लोग नहीं करते। हाँ, डीजल के केस में हो सकता है क्योंकि उसका छोटा सा अमाउंट ही 5 पैसे 10 पैसे का अमाउंट ही बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है एट द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, तो ये है एस्केलेशन, समझ गए? रेट चेंज इन रेट्स को हम क्या कहते हैं, एस्केलेशन। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट शीट है, समझ लो। जो आज हमने डिस्कस किया ना, ये बैकबोन है बिलिंग की और क्वांटिटी सर्वेइंग की। अगर ये सीख गए तो बिलिंग सीख गए, समझ लो। सुभाष आता था ये, जी सर। करते थे ना एस्केलेशन? जी जी। हाँ, तो ये समझ लो, ये आ गया तो समझ लो बिलिंग तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे। ठीक है, तो आज ये 3 चीजें हमने सीखी, बिलिंग एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, टैक्स इनवॉइस कैसे बनाते हैं, टैक्स परफॉर्मेंस और टैक्स इनवॉइस का डिफरेंस क्या होता है, एस्केलेशन। आपका एस्केलेशन। ठीक है, बाकी कल करते हैं, अभी के लिए करते हैं क्लास को ओवर। ठीक है जी, और कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना। ठीक, चलो, 9:30 बजे क्लास करेंगे। हाँ?